और करंट आपका टोटल कॉम्पनसेशन क्या है? 8 CTC है। तो माय फादर पास अवे लास्ट ईयर, मेरे मतलब लास्ट ईयर जस्ट कॉलेज का एंडिंग था और फादर का एकदम से हेल्थ कंडीशन की वजह से वो ही पास अवे, तो उस पे ही सारा जोर मेरे पे आ गया। आप महीने के एंड में आप पैसे बचा पाते हो? नहीं, सेविंग्स अकाउंट में कुछ नहीं होता। इस पे होम लोन चल रहा था और वो मतलब फादर के बोलने से पहले ही जस्ट पहले शुरू हुआ था, तो उसकी पहले तो ये एक्सपेक्टेड था कि फादर और मैं किस्त वगैरह हाफ कर लेंगे, तो वो मेरे को पूरी देनी पड़ी है। उन्हें टर्म इंश्योरेंस दिया दिया है था? और अच्छा खासा प्रीमियम, 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम उन्होंने उसमें इंक्लूड करके दिया होम लोन में ही। तो वो जब हुआ था हादसा हुआ था तो आपको अमाउंट मिला था वापस? नहीं मिला, क्योंकि वो मेरे आई एम द प्राइमरी। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज मेरे साथ है 23 साल के परमजोत। आप अपनी जिंदगी में अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो ये बताइए। मैं जॉब करता हूँ गुड़गांव में एज अ टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट एंड मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से। ठीक है, तो अभी जो आपकी जॉब है वो आपके फील्ड, आपके इंजीनियरिंग के डिग्री रिलेटेड है कि या IT रिलेटेड है? आईटी रिलेटेड है। Right. ठीक है, और आप कितने साल से इस घर में या इस एरिया में रह रहे हो? 21 में हम शिफ्ट हुए थे। 21 में शिफ्ट हुए थे। ठीक है, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मदर है, मेरे ब्रदर है एंड मेरा पेट डॉग। ओके। आपने कब से काम वगैरह करना शुरू किया? मैंने 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में मेरी जॉब लग गई थी। तो आप जब कॉलेज में थे आप हाँ उसके जी। साथ साथ एक फुल टाइम जॉब भी करते थे? हाँ जी। जब आप 3rd ईयर के कॉलेज में थे और आप जब आपने नौकरी शुरू की, आप कितना कमाते थे तब? तो मेरे फर्स्ट इन हैंड सैलरी 30K थी जो अच्छा। कॉर्पोरेट से। हाँ जी। अच्छा, और ये भी आईटी जॉब थी? IT जॉब थी। आईटी जॉब थी, Proper, हाँ ठीक जी। है। ठीक है, उसके बाद वो आपने 1-1.5 साल किया होगा? हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल से 1.5 साल 1.8। किया। हाँ। ठीक है, और अभी करंटली 2023 में हाँ जी। जो आप जॉब कर रहे हो, हाँ ठीक जी। है, एज अ टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट, हाँ जी। आप कितना कमाते हो और करंट आपका टोटल कॉम्पनसेशन क्या है? 8 CTC है, तो वही 8 है। CTC हाँ है। जी। एंड इन मंथली इन हैंड कितना आता है? हाँ जी। एंड व्हाट आर सम पर्क्स ऑफ वर्किंग इन दिस कंपनी? सो मंथली इन हैंड जो मेरा फिक्स है वो 55 है, अलाउंस के हिसाब से 23 एक्स्ट्रा आता है। वाओ। हाँ जी। ठीक है, और ये अलाउंस किस चीज का अलाउंस है? नाइट शिफ्ट अलाउंस है मेरा। ठीक है, आप नाइट शिफ्ट करते हाँ हो? जी। तो फॉर द पर्क्स मेरे को मेरी कंपनी से मतलब एक तो हमारा सोडेक्सो का कार्ड मिलता है, फूड कूपन्स, एंड देन कैब्स है टू एंड फ्रो अगर जाना हो ऑफिस, वैसे तो हाइब्रिड है। और नेक्स्ट हमारे को मतलब बेसिकली जो इंश्योरेंस है वो को पे है, हाफ हाफ हम पे करते हैं, हाफ इंश्योरर हाफ एम्प्लॉयर हाफ में। अच्छा, 50-50 को पे 50-50। हाँ है। जी। ठीक है, तो क्या आपके पास अब जो ये करंट कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है उसके अलावा आपके पास इंडिविजुअल लेवल पे कोई पॉलिसी है? यस, मेरे पास है 5 लाख का सम इंश्योर्ड है मेरा, एंड वो उसमें मैं और मेरी मदर कवर्ड है। अच्छा, आप अब आपकी मदर कवर्ड हो दोनों, ठीक है। फर्स्टली एक चीज मैं पूछूंगा हाँ कि जी। क्या आपने डिसाइड करके रखा था, कि आपने प्लान करके रखा था कि 23 साल की उम्र में मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बिल्कुल पड़ेगी? एक्सपेक्टेड नहीं था। सो माय फादर पास अवे लास्ट ईयर, मेरे मतलब लास्ट ईयर जस्ट कॉलेज का एंडिंग था और फादर का एकदम से हेल्थ कंडीशन की वजह से वो ही पास अवे, ही हैड एन हार्ट स्ट्रोक। सॉरी। सो या, ठीक है। तो उसके बाद से एकदम से तब मेरी सैलरी वही शुरुआत वाली थी 30K वाली, तो उस पे ही सारा जोर मेरे पे आ गया। सो आई हैड तब टू। कॉलेज खत्म नहीं हुआ था ना? कॉलेज खत्म नहीं हुआ था, चल रहा था, अभी लास्ट 4 मंथ्स बाकी थे, जस्ट आई वाज इन द फाइनल सेमेस्टर, पर जॉब थी साथ में, तो इतना सेफ था कि चल भाई कुछ तो आ रहा है। कुछ टर्म इंश्योरेंस या फिर कुछ था आपके फादर का था, बट वो जितना था, फादर का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, टर्म इंश्योरेंस था, तो जो हेल्थ में लगा वही टर्म से क्लेम हुआ और वही खत्म हो गया। समझ गया। हाँ। समझ गया। तो ये एक इम्पोर्टेंस है जिसे हम हर वीडियो में, या आई थिंक ये 60-70 वीडियो हो गए अभी, और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलते जा रहा हूँ कि आपको आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। आपको आपके जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उनका खुद का एक टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअल में लाइफ में सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, तो दोनों ही चीज़ बेयर मिनिमम है, आपको लेनी ही लेनी है। एंड दैट्स व्हाई नाउ दैट यू आर द सोल ब्रेड अर्नर, एंड ऑफ Yes. कोर्स यू आर वेरी यंग, और ये सब सोचने लायक नहीं है, बट आपको भी एक टर्म इंश्योरेंस लेकर रखना चाहिए। यस। और वो कभी काम नहीं आए चलेगा, बट वो पैसा आपको समझना चाहिए कि आपकी फैमिली के नाम पे एक इन्वेस्टमेंट है, राइट। वो लेके रखना है। Yeah. ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने बोला, आपने बोला कि टर्म इंश्योरेंस के तो पैसे चले गए, कोई और सेविंग्स या फिर कोई ऐसी नहीं, चीज जो ऐसा आपके कुछ काम आए? नहीं। ठीक है, तो आपने मतलब व्हेन यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। एग्जैक्टली। यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। Totally, ये 1-1.5 साल पहले की बात है? एग्जैक्टली 1.5 साल बिल्कुल। हाँ। 1.5 साल पहले की बात। आपने बोला कि बहुत सारे नए नए अलग अलग एक्सपेंसेस आपको पता चले, Right. जो पहले आपको पता ही नहीं थे। क्या होता है ऐसे थोड़े एक्सपेंसेस? सबसे ज़्यादा तो यूटिलिटीज़ खाती हैं। यूटिलिटीज़ हम बहुत कम लेते हैं, बट यूटिलिटी सिर्फ एक बिजली पानी नहीं होता, गैस होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेंटेनेंस होता है घर का और वो सब, तो वो चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है कि यहीं से भी खर्चा आ जाता है। कल आपका टीवी चल रहा है वो ख़राब हो गया, कुछ हो गया, फ्रिज में चाहिए, गैस भरवानी है, वो काइंड ऑफ दीज खर्चे बहुत सारे। हाँ।
तो कभी थोड़ा मैं सोचा नहीं था कि घर में इतने भी खर्चे हो सकते हैं। तो अभी करंटली आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ठीक है, तो सारे खर्चे आप ही कर रहे हो, राइट? Right. तो आपको अपने एक्सपेंसेस के बारे में सारा आइडिया रहता है। डू यू ट्रैक योर एक्सपेंसेस एंड हाउ डू यू ट्रैक देम? सो बेसिकली आई एम नॉट ट्रैकिंग इट एज इट इज। मेरे को जो दिमाग में याद रहता है, जहाँ खर्चा बस वही है। तो एंड में आपको पता चलता है? नहीं। ठीक है। तो जनरली ये होता है कि जब भी हम कोई कंपनी का कोई भी फाइनेंसेस वगैरह देखते हैं, ठीक है, सो वी ऑलवेज लुक एट देयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि उनके इनकम कितना और कहाँ पैसा खर्चा हो रहा है, और बैलेंस शीट आपको ये बताता है कि एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, नेटवर्थ कितना है। तो ये सारी चीजें देख कर आपको आइडिया आता है कि हाँ, ये कंपनी के फाइनेंसेस कितने सीरियस है और क्या है। हम सबको भी अपने पर्सनल फाइनेंसेस को इतने ही सीरियस लेने चाहिए, एंड वी शुड आल्सो लुक एट आवर एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स वेयर जुपिटर कम्स इनटू प्ले। जुपिटर बेसिकली एक ऐसा ऐप है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर रखता है, एंड इट हेल्प्स यू मेक फाइनेंशियली बेटर चॉइसेस, ठीक है। ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको अपने सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं, पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, आपके एसेट्स कैसे है, आपका नेटवर्थ कैसे है, और उसी एक ऐप में आप सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपने बिल्स वगैरह भी स्पेंड कर सकते हो। सो दिस इज एन ऐप विच basically gives you a 360 degree financial wellness. Jupiter का जो insight on spends है, ठीक है, it acts like your personal expense statement. तो इसमें आपको आपके सारे expenses categorize हो जाते हैं, ठीक है, and this will help you understand where your money is going each month. आपने अभी बोला है कि आपको पता नहीं है, ऐसे ही कहीं भी जा रहा है, इसमें आपको सारे insights मिल जाएंगे, ठीक है, और वो देख के आप अपने monthly expenses के बारे में ज्यादा aware हो सकते हो, ठीक है। जो दूसरी चीज है वो उनका नेटवर्थ फीचर है, जिसमें आपको एक ही जगह में आपके सारे एसेट्स, क्या क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स है, क्या क्या आपके लोन्स है, वो सारे आपको रियल टाइम में पता चल जाएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी करंट नेटवर्थ क्या है। इट्स बेसिकली लाइक हैविंग अ पर्सनल फाइनेंस मैनेजर एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है। फिक्स योर फाइनेंस आप कितने टाइम से देख रहे हो? काफी टाइम से। तो मैं हमेशा ये एनकरेज करता हूँ कि अगर आपके कोई भी गोल्स है, कोई भी परचेजेस है, यू शुड अवॉइड टेकिंग लोन्स एंड इंस्टेड सेव अप फॉर इट। तो मतलब पहले EMI नहीं लेना है, पहले SIP करनी है और फिर बचाना है, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा पॉट्स वाला फीचर भी है जिसमें आप अपना गोल बना सकते हो, एंड दैट एक्ट्स लाइक योर पिगी बैंक, एंड उसमें आप धीरे धीरे अमाउंट इन्वेस्ट करके, सेव करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, एंड यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इट इन आइदर एग्रेसिव और कंजर्वेटिव एसेट्स बेस्ड ऑन योर गोल्स एंड योर रिस्क एपेटाइट। सो इफ यू और एनीबडी वांट्स टू become financially healthier by being more aware of your finances, then you should check out Jupiter. The link is in description. Running expenses बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं, आपको पता ही नहीं है कौन सा क्या खर्चा है, और उसके लिए हम एक और चीज बोलते हैं कि हम लोग को सबको एक इमरजेंसी फंड टाइप चीज चाहिए। क्या आपने वो बनाने पे काम करना शुरू किया है? मैंने पहले से, मतलब जब मेरा जॉब लगी थी तो हमारी मदर, आपको पता है, किट्टी कमेटी चलती रहती है, तो उनकी किट्टी होती है, तो उन्होंने वहाँ से शुरू करा था। आई स्टार्टेड विद 5K, मतलब मंथली देना है, तो वहाँ से 1 लाख आया था, वो हमने 1 लाख स्पेयर अभी तक रखा हुआ है, वो कैश रहता है घर में। ओके, तो ये तो हो गया, बट अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किटी इनफ है कि नहीं, है ना, क्योंकि अभी पूरी रिस्पांसिबिलिटी सारी आपकी है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कब कहाँ क्या खर्चा हो सकता है। तो आप ये बताइए, सबसे पहले जो घर है, ये ओन्ड है, रेंटेड है, इसके क्या फिक्स्ड एक्सपेंसेस है? ये ओन्ड है, एंड इस पे होम लोन चल रहा था, और वो मतलब फादर के बोलने से पहले ही जस्ट पहले शुरू हुआ था, तो उसकी पहले तो ये एक्सपेक्टेड था कि फादर और मैं किस्त वगैरह हाफ कर लेंगे, जैसे भी तीनों के नाम पे कंबाइंड है, वो फादर, मदर और मेरे नाम पे लोन। दैट इज अमाउंट अराउंड 19 लाख एट 8.75 अभी करंट रनिंग रेट, और उसकी किस्त जाती है अराउंड 17K पर मंथ, तो वो मेरे को पूरी देनी पड़ी है। ठीक है। तो एक चीज मुझे बताइए कि जनरली ये बैंक्स में एक चीज होता है कि जब आप होम लोन लेने जाते हो तो वो आपको कई बार फोर्स वगैरह करके टर्म इंश्योरेंस भी खरीदवाते हैं, ठीक है, उन्हें टर्म इंश्योरेंस दिया है, और अच्छा खासा प्रीमियम, 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम उन्होंने उसमें इंक्लूड करके दिया होम लोन में। तो और उसका कितना था कवर में 25 लाख। तो वो जब हुआ था, हादसा हुआ था, तो आपको अमाउंट मिला था वापस? नहीं मिला, क्योंकि वो मेरे, आई एम द प्राइमरी इन द होम लोन, नहीं तो वो लोन उतर जाता वहीं के भाई। आई गॉट टू नो इट लेटर कि ऐसा भी हो सकता है। अब मेरे को टर्म इंश्योरेंस का मतलब एग्जैक्टली उसी वक्त समझ आया था कि भाई ये होता है कि अगर तुम्हारा कोई चला गया तो तुम्हारा लोन खत्म हो जाता है, यू हैड नथिंग टू गिव। अब नाउ आई हैव 17K टू गिव अ लोन, जो कि पहले फादर और मैं हाफ करने की सोच रहे थे कि चल भाई घर में डाल देंगे। अनफॉर्चुनेट, बट आपको इससे सीख मिल गई, टर्म इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया फाइनली, ठीक है। ये एक चीज है कि आप जब भी एक होम लोन खरीदने जाओगे, ज्यादातर बैंक्स ये बोलेगी कि आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदना ही खरीदना है, ठीक है।
अगर और उसका जो प्रीमियम होता है वो ज्यादातर हमेशा ज्यादा इट्स ऑन द हायर साइड, ठीक है। तो आप वो ना लो, ठीक है, मत लो कि महंगा है, बट आपको उसके साथ साथ आपका जो घर का जो अमाउंट है उतने का तो एक टर्म इंश्योरेंस लेना ही लेना है, मिनिमम है, ताकि इनकेस कुछ भी गलत हो जाए लायबिलिटीज आपकी उधर ही उधर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने बोला 17,000 उसमें आपके जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपके जो मेडिसिन वगैरह होते हैं, है ना। आप एक घर में रहते हो जहाँ पे एल्डरली लोग हैं, तो मेडिसिन वगैरह में कुछ एक्सपेंस होता है। 5,000 ऑन एन एवरेज पर मंथ जाता है। शुगर बीपी है ही है तो आजकल उसमें है या, एंड मेरे ब्रदर का है तो उनका भी मतलब मेडिकल इशू है, तो इस वजह से उनका भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं काफी है। ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका 5,000। नेक्स्ट इज फूड, घर का जो नॉर्मल राशन पानी और ये सब जो है उसमें आपका कितना जाता होगा, आपको आइडिया है? हाँ बिल्कुल आइडिया, एग्जैक्ट, क्योंकि सारा खर्चा मैं कर रहा हूँ तो मुझे अब तो सब पता है कि भाई कहाँ पे कितने लग रहे हैं पैसे घर में। तो 12K गोज इन ग्रोसरी, मिल्क एंड ये सब जो चीजें आती हैं, एंड 6K गोज ऑन की अगर कुछ भी मतलब बाहर से खा लिया वगैरह कर लिया तो 6K गोज देयर। 18,000 के अराउंड आपका खाने में जाता है, बाहर का और राशन पानी सब मिला के, ठीक है। ये हो गया आपका रोटी, मकान, और अगली चीज है ट्रैवल। तो आपने बोला आपका ऑफिस गुड़गांव में, ठीक है। इधर से गुड़गांव आई एम गेसिंग बहुत दूर है, 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर्स। तो आपको कितने बार जाना पड़ता है? ट्वाइस अ वीक, सो ट्वाइस अ वीक जाना पड़ता है, एंड उसमें कैब मिलती है, सो देयर इज नो एक्सपेंस। अच्छा, उसके कैब होती है, बिकॉज आपका नाइट शिफ्ट है तो कंपनी का मैंडेट होगा कि रात की शिफ्ट पिकअप एंड ड्रॉप करना ही पड़ेगा, उसका आपका कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी बिल्स, राइट। आपने बोला कि यूटिलिटी में बहुत सारे खर्चे, क्या क्या यूटिलिटी बिल्स और कितना होता है उसमें? So first comes is electricity that goes around, अगर मैं एवरेज निकालूं साल का 6,000 रुपये महीना जाता ही जाता है। तो एंड देन कम्स वाटर, तो वाटर का अराउंड 600 to 800 हो जाता है, एंड देन कम्स गैस बिल इज फिक्स 2,000 पर मंथ हो जाता है। ये पानी का बिल जैसे मैंने कभी पे नहीं किया है, पीने का पानी का। अच्छा, ये दिल्ली का ऐसा है? दिल्ली का इस एरिया में तो इस वजह से वो हम फिर वो वाटर बाहर से सप्लाई आता है, ठीक है। RO इज नॉट सक्सेसफुल, सो दीज आर यूटिलिटी में तो यही तीन है। और मेंटेनेंस जो हम जहाँ हम रहते हैं घर में, तो वहाँ पे बिल्डिंग की मेंटेनेंस होती है, दैट कम्स अराउंड 1,000 पर मंथ। ये बिल्डिंग में, ठीक है, बिकॉज लिफ्ट है एंड वो सब, तो इट कम्स अराउंड 1,000 पर मंथ। सिक्योरिटी होंगे अगर तो कुछ भी, हाँ, कुछ भी हो तो मेंटेनेंस है, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेट का वाईफाई का 700 है, टीवी जो चलता है टीवी का अराउंड 400 है, मोबाइल रिचार्ज 1,000 अराउंड। उसके बाद OTT है मेरे पास एक प्लान, तो वो मैं क्या करता हूँ बस दैट गोज अराउंड 200। ये बात एक्चुअली आपने अभी जैसे आप बोल रहे हो ना एक एक करके, तो मुझे भी अब रियलाइज हो रहा है कि कितने सारे यूटिलिटी के बिल्स है जो मेरी लाइफ में चल रहे हैं और वो ऐसे चल रहे हैं, मतलब है ना। तो आपने जो अभी बोला है, इंटरनेट हो गया, वाटर हो गया, वाटर मेरे केस में नहीं है, गैस हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स, मेंटेनेंस, मेड है आपके घर में? मेड है, हाउस हेल्प के बिना काम नहीं चलता। हाउस हेल्प है, ठीक है, पर हाउस हेल्प अलग लगते हैं। हम ये सारे यूटिलिटी बिल्स की अगर बात करें तो ये छोटा छोटा करके ये अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है। और एक और चीज है गाइस, ये जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं ना, ये यूटिलिटी बिल्स जैसी एक और चीज है, वो है सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। हम बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं और हमें पता नहीं होता है कि वो सब्सक्रिप्शन क्या चीज का है और कितना चल रहा है। तो टाइम टू टाइम आपको एक चीज करनी है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आपको अपने बैंक के वेबसाइट में जाके अपना मैंडेट्स चेक करना है कि आपने कौन से सब्सक्रिप्शन में ऑटो पे करके रखा हुआ है। क्योंकि होता ये है कि आपने 1 महीने के लिए कोई चीज खरीदी, वो सब्सक्रिप्शन ले लिया और फिर बाद में आप कैंसिल करना भूल गए, एंड दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मंथ्स। तो ये सारी अमाउंट बन के आपको लास्ट में जब क्रेडिट कार्ड बिल चेक करोगे तब आपको पता चलेगा। सबको अपने बैंक के वेबसाइट में जाके डेबिट कार्ड मैंडेट और क्रेडिट कार्ड मैंडेट देखना है, ताकि आपको पता चले कि कोई यूजलेस सब्सक्रिप्शन के में आपके पैसे नहीं जा रहे। तो आपके जो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो है 50,000 रुपए। तो आपकी सैलरी के हिसाब से, सैलरी और सुडेक्सो के हिसाब से वो करीब 62-63% है, ठीक है। फर्स्टली ये जो फिक्स्ड वाला परसेंटेज है वो ज्यादा है, ठीक है। और ये ज्यादा है तो वो कुछ कर नहीं सकते, अभी आप इतने यंग हो, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट दूसरी मेन चीज है जो आपका जो इमरजेंसी फंड है ना, वो 1 लाख, वो 1 लाख मुझे लगता है वो कम है, ठीक है। आपको उसको अराउंड एटलीस्ट 1.5 से 2.25 लाख रुपए करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चीज समझिए, जितने जो 50,000 रुपए के जो एक्सपेंसेस है ना, खर्चे हैं,
वो एकदम ही ऐसे है कि अनअवॉइडेबल है। तो ये तो हो गए आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात। उसके बाद आपकी कोई और लायबिलिटीज वगैरह कुछ है? यस, तो होम लोन्स तो हो गया। उसके बाद पर्सनल लोन्स हैं, अराउंड 4 लाख का पर्सनल लोन लिया था मैंने, दैट वाज फॉर अपस्किलिंग। मैं एमबीए कर रहा हूँ। अरे बहुत सही। हाँ जी, तो उसके लिए चाहिए था, तो वो एजुकेशन लोन नहीं हो सकता, तो पर्सनल लोन लेना पड़ता। एजुकेशन लोन क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि उसका जो एमबीए है ओपन से है और उसका फीस बहुत कम है, तो नो वन इज प्रोवाइडिंग कि मतलब इतने कम अमाउंट के लिए हम लोन। ठीक है, तो ये है आपका ये एक पर्सनल लोन था। Yes. और क्या कारण की वजह से आपने पर्सनल लोन लिया? So I just told you like मेरा मदर का नी रिप्लेसमेंट हुआ, so in that we had to come around like 50K पर्सनल जेब से देना पड़ा, because it was a robotic knee transplant that is not covered in the insurance. So we had to pay 50,000 for the robotic part only. ठीक है, तो ये सब मेरे को समझ आ गया। तो अभी आपका किटी है, पर्सनल लोन्स है और जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, Yeah. ये तीन चीजें देख के मुझे लग रहा है कि खत्म मतलब हो जाता है। Totally. है ना? हाँ. आप महीने के एंड में आप पैसे बचा पाते हो? नहीं, सेविंग्स अकाउंट में कुछ नहीं होता। और अगर मैं आपके सारे जो अगर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज इससे अवॉइडेबल नहीं है। नहीं। अभी मस्त सब सही चल रहा है, Right. जैसे देख पा रहा हूँ। बट ये चीज है कि एट द सेम टाइम आपको आपके जिस लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके हिसाब से आपकी सेविंग्स नहीं है। Correct. ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो आपके एकदम इनकम के साथ मैच हो रही है, तो आपको अपने एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं से तो कम करने पड़ेंगे। सही में बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे मैंने बोला था आपका 1 लाख से वो 1.5 पौने 2 लाख होना पड़ेगा। Correct. तो उसके लिए आप ये चीज कर सकते हो, आप 12 महीने का गोल बना सकते हो और 12 महीने के गोल बना के आप धीरे धीरे आपको सेव करना ही पड़ेगा। Right. ये एक चीज है। ठीक है। दूसरी चीज ये है, जैसे कि आपने कहा कि आपके आगे जाके भी लॉन्ग टर्म गोल्स है। Right. है ना? तो आप ये चीज समझिए कि अगर लेट्स से आपको घर अपग्रेड करना है या फिर आपकी शादी है, ये सब आज के दिन अगर आप 23 साल की उम्र में शुरू करते हो तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। Right. तो वो 500, 1000, 1500 रुपए भी अगर महीने का निकाल के अगर आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हो ये गोल्स के लिए, तो आगे जाके जब पैसों की पूरी जरूरत पड़ेगी तब आपको ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। Right. द गुड पार्ट ऑफ एनी गोल, कोई भी ऐसा गोल जिसके 7 साल या 10 साल जितना टाइम होना, उसमें आप दो चीजें होती है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादातर केसेस में वो जो गोल होता है उसका अमाउंट बड़ा होता है, बट एट द सेम टाइम इसका एडवांटेज ये कि आपके पास काफी लंबा टाइम है ये अमाउंट को सेव करने का। तो आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हो, आप छोटा सा छोटा अमाउंट शुरू करो, बट उससे इंपैक्ट पड़ेगा। और ये चीज भी आपको सोचनी पड़ेगी, आपको और सबको, कि आज के दिन 23 साल की उम्र में अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि 28 की उम्र में भी आप 1000 रुपए सेव कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे। आप जैसे जैसे अपस्किल करोगे आपका वो 1000 रुपए की अमाउंट 5000, 10,000 भी हो जाएगी। जनरली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर कोई 23 साल का एक ऐसा इंसान है जो अपने घर में अपने फैमिली के साथ रहते हैं एंड ही और शी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलॉन्ग विद देयर अदर फैमिली मेंबर, तो फिर इतना इशू नहीं होता। वो और 2-3 साल बाद उनके पास थोड़ा ज्यादा फ्रीडम होता है, बट आपके केस में आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो इसीलिए आपको थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा थोड़ी प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। Right. What should I do first? Like close my loans or start an investment for that amount that I'm targeting to close on, like prepayment जिसको हम कहते हैं। अभी कैसे कर पाओगे आप प्रीपेमेंट? तो जैसे कि अब मेरी नेक्स्ट सपोज 10% का इंक्रीमेंट होता है, 10% नहीं होता, और या फिर मेरा कोई कंपनी जैसे 1 साल पूरे पे जो बोनस आता है, तो उस अमाउंट को मैं इस तरफ डालूं या उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ डालूं? पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो होम लोन है उसका कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है? उसका 8.75 है, बट दे हैव मैसेज लाइक इट विल गो टू 10.5 फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। 10.5? या तो आपके डैड बिजनेस करते थे? यस। ठीक है, 10.5, 8.75 स्टार्टिंग ही काफी ज्यादा है, और 10.5% तो अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया, हो जाएगा। राइट। तो इसकी अभी ईएमआई कितनी बढ़ेगी? इसकी EMI अराउंड अभी 70,000 है। दे आर सेइंग कि आप EMI मत चेंज करो, आप लास्ट में फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देना। वो लास्ट में फुल एंड फाइनल इंटरेस्ट लग के आपका काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, ये आपको करना पड़ेगा कि आप अपनी EMI को एडजस्ट करो, ताकि आपका ड्यूरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, आपका ड्यूरेशन बढ़ना नहीं चाहिए। बिकॉज जो लास्ट EMI में जब वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे उसमें बहुत बड़ा अमाउंट बन के निकल आएगा। तो आपको सबसे पहले, ये NBFC है, आई थिंक ये बैंक नहीं है, राइट? ये NBFC है। NBFC में आपको जाके आपको ये बात समझानी पड़ेगी, मुझे EMI में करना है। आपको आपकी EMI बढ़ानी पड़ेगी। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, क्योंकि आपने बोला है 10.5% आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, आपको 10 से 12% रिटर्न देता है, बट इट्स नॉट फिक्स्ड। राइट। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको मिलेंगे 11-12%, बट इट्स नॉट फिक्स्ड। एंड 10.5% जो है वो फिक्स्ड है, काफी फिक्स्ड है। ठीक है, तो आपको
यू कैन ट्राई कि एज योर सैलरी इंक्रीजेस आप थोड़ा थोड़ा प्रीपे करते जाओ बट ऐसा नहीं है कि आपको सारा उसके तरफ ही रखना है, क्योंकि आपके जो गोल्स है उसका टाइम नहीं चेंज होगा। आपकी शादी 30 के अराउंड ही होनी है, आपका घर आपको अगर लेना होगा तो आपको 10-15 साल में लेना ही पड़ेगा, तो आप वो मत करो। बट यू हैव टू स्टार्ट प्रीपेइंग, मतलब एज योर इनकम इंक्रीजेस आपको अपनी ईएमआई भी बढ़ानी पड़ेगी। इन्वेस्टिंग के पर्पज से अब मेरी कंपनी का भी एक आया था, सो शुड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एनपीएस और शुड वी गो फॉर म्यूचुअल फंड्स? एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन होगा आपका? वो मेरा बेस का 5 to 10%, वो ऑप्शन है 5% या 10%। हाँ, तो एक चीज है कि ये होना चाहिए जरूर, क्योंकि इसमें आपका एम्प्लॉयर भी अमाउंट दे रहा है। तो अगर आप 1200 रुपए डालोगे तो आपका एम्प्लॉयर भी 1200 रुपए डालेगा, ठीक है, तो वो अमाउंट बन के आगे जाके बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, एनपीएस का जो पैसा है वो आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो। इट्स अ रिटायरमेंट व्हीकल, न्यू पेंशन स्कीम है ये। बेसिकली ये है कि जब आप 60 साल के हो गए, 60 साल के बाद आप एक अमाउंट निकाल सकते हो, ठीक है, और बाकी का अमाउंट एन्युटी बन के आपको पेंशन देते रहेगा, ठीक है। सो इसका प्राइमरी गोल है आपका रिटायरमेंट देखना। तो जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको उतना ही ऑप्ट करना है, आपको वॉलंटरली ज्यादा अमाउंट नहीं डालना। ये अमाउंट आपका बाद में काम आएगा, ठीक है। ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, आपको जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, इफ यू हैड एन अनलिमिटेड बजट तो आप इन तीनों में से कौन सी चीज पे सबसे ज्यादा स्प्लर्ज करते? ट्रैवल, फूड और कार्स? ट्रैवल, ठीक है। इफ यू हैड एन अनलिमिटेड बजट आप अपनी मॉम को क्या गिफ्ट करते? ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी। अगला क्वेश्चन, अगर आपके पास एक अनलिमिटेड बजट हो तो आप खुद को क्या गिफ्ट देते हैं? खुद को स्पेस एडवेंचर, आई वुड लाइक टू गो इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और समथिंग लाइक दैट। सही है। इफ मनी वाज आउट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, कि सेट है सब, तो आप क्या करते हैं जिंदगी में? व्हाट वुड यू डू फॉर अ लिविंग? सो आई वुड बेसिकली वॉच मूवीज एंड एंजॉय, so and basically chill out with my family and take them to the world tour. Perfect. And the last question is, after this conversation and after all the planning that you have been doing in the last few years since you have taken the responsibility, what are the 3 financial steps that you will take to become financially healthier? So starting with the SIP of that percentage that we have discussed, of course I would cut the expenses, try to bring it more, and second I would see like if I can increase the emergency fund as soon as possible, and third would be, I think you can suggest something. Third is if you got to increase your cover of term insurance because you are planning to take additional liabilities, कोई ना कोई रीजन की वजह से, तो आपको अपना टर्म इंश्योरेंस बढ़ाना है। और दूसरा चीज ये है कि सिंस यू आर द सोल ब्रेड अर्नर, कांस्टेंट अपस्किलिंग आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज यू नेवर नो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, बिकॉज आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो हैव अ हायर रिस्क ऑफ expenses because medical issues, ठीक है। That's all for today's video. Thank you so much. आपसे बात करके अच्छा लगा. I'm really proud how you have been managing everything and taking the responsibility of your entire family at such a young age. I wish you all the best. Thank you so much for watching the video. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, hit the like button. Special thanks to Jupiter for sponsoring this video. Description में link है, आप check कर लीजिएगा. And guys, अगर आप हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 80 to 90% ऑफ द पीपल वो वीडियो आते हैं, वो वीडियो देखते हैं और वो चले जाते हैं। प्लीज आप सब्सक्राइब करो, आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें मोटिवेटेड रखेगा। थैंक यू।